हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय आत्म संकल्पना के शैक्षिक निहितार्थों को। तो ये चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं माइंड के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइंड के बारे में, मन और मस्तिष्क की संकल्पना के बारे में। साथ ही हमने पढ़ा था इसमें इंटेलेक्ट, बुद्धि के बारे में और बुद्धि की संकल्पनाओं के बारे में, और मेमोरी, चित्त के बारे में। साथ ही कल हमने एक और अवधारणा देखी थी, पंचकोशीय विकास, पंचकोशीय विकास की अवधारणा। और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम भारतीय आत्म संकल्पना के शैक्षिक निहितार्थों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यह देखना है कि समग्र व्यक्तित्व के विकास में जो आत्म है या सेल्फ है, सेल्फ का विकास कैसे सहायक है और शिक्षा से कैसे संबंधित है। साथ ही जब हमने माइंड के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि और चित्त के बारे में पढ़ा था, तो इनका संतुलित विकास आत्म की संकल्पना से जुड़ा है और शिक्षा से कैसे जुड़ा है यह देखना है। मूल्य और नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है शिक्षा में, और अनुभवात्मक और जीवन उपयोगी शिक्षा ये क्यों आवश्यक है और इसके क्या शैक्षिक निहितार्थ है, इन पर चर्चा करेंगे। इन सब में शिक्षक जो है, टीचर जो है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है शिक्षक की, और बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा बालक के आत्म के विकास से कैसे जुड़ी हुई है यह भी जानेंगे। और आत्मज्ञान, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा में इन सबके सामंजस्य के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का प्रारूप आप समझ गए। तो हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत, तो इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। भारतीय दर्शन में जो आत्म है, जो सेल्फ है, उसकी अवधारणा अत्यंत व्यापक है, बहुत व्यापक मानी गई है। और ये केवल शरीर और बुद्धि के विकास से जुड़ी अवधारणा नहीं है, ये जो है बात करती है बल्कि मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, आत्मा के संतुलित विकास के लिए। तो आत्म जो है वो बहुत व्यापक रूप में देखा गया है, तो उसी पर हमें आज भी बात करनी है। आत्मा को व्यक्ति का एक केंद्रीय तत्व माना गया है। अगर उपनिषदों में देखें तो उपनिषदों में एक उपनिषद आता है, आत्मनय विद्धि। आत्मनय विद्धि मतलब अपनी आत्मा को जानो या आत्म को जानो, नो योर सेल्फ, खुद को जानना, स्वयं को जानना। तो भारतीय दर्शन में आत्मा जो है व्यक्ति का एक केंद्रीय तत्व है, यानी किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान से जुड़ी है, जो खुद के बारे में जानने से जुड़ी है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के आत्म का विकास होना चाहिए। आत्म का विकास मतलब समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। यही हम भारतीय आत्म की संकल्पना में मानते हैं। पिछली सब क्लासों में मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया। भारतीय आत्म संकल्पना जो है, आत्म की संकल्पना, ठीक है, शब्दों पर थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, थोड़े मुश्किल शब्द है तो बोलने में कभी कभी हो जाता है। तो भारतीय आत्म संकल्पना जो है वो शिक्षा को जीवन निर्माण की प्रक्रिया मानती है। यानी जब व्यक्ति के आत्म का विकास होगा, जब समग्र विकास होगा, यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर के सभी पक्षों का विकास होगा, तो इस विकास के द्वारा व्यक्ति का जीवन निर्माण होगा, यानी उसकी आत्मा का विकास होगा, उसके पूरे जीवन का एक बेहतर ढंग से विकास हो पाएगा। यानी शिक्षा केवल रोजगार प्राप्ति का साधन ना हो, व्यक्ति के आत्म के विकास का भी एक रास्ता बने। ये भारतीय आत्म की संकल्पना में माना गया है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के आत्म के विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार प्राप्ति के साधन के साथ साथ, ना कि सिर्फ रोजगार प्राप्ति का साधन शिक्षा हो। और इसके लिए जिन बिंदुओं पर हम बात करेंगे उनमें, जैसे मैंने पहले बताया था, समग्र व्यक्तित्व के विकास के बारे में। समग्र व्यक्तित्व से मतलब है व्यक्ति के विकास के जो भी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सभी पक्षों का विकास। तो व्यक्ति जो आत्म की संकल्पना है, ये भी यही कहती है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए, केवल बौद्धिक विकास ना हो। शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो केवल बौद्धिक विकास ना हो करके, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास हो। इसमें एक कथन आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो। अब चरित्र के निर्माण की अवधारणा बहुत व्यापक है। चरित्र के निर्माण व्यक्ति का तब होगा जब उसके सभी पक्षों का विकास होगा। तो इसको हम ऐसी तरह से देख सकते हैं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलित विकास करे। तो इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि समग्र व्यक्तित्व के विकास से क्या मतलब है, कि जो विकास है वो केवल बौद्धिक विकास ना होकर के बाकी सभी पक्षों का हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक जितने भी हो सकते हैं, सामाजिक, भावनात्मक, सभी पक्षों का विकास हो, शिक्षा ऐसी हो। और एक आध कोट आपको करना हो तो आप ये कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोट है, शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो। ठीक है, तो आत्म की संकल्पना में एक तो हमने ये देखा समग्र व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में। दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था मन, बुद्धि और चित्त के बारे में, मन, बुद्धि और चित्त के बारे में, तो इनका संतुलित विकास वो आत्म की संकल्पना में जुड़ता है।
और आत्म का निर्माण तभी होता है जब व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त का संतुलित विकास हो। तो शिक्षा में इसके क्या निहितार्थ हैं देखें। तो योग दर्शन में मनुष्य की चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। 3 स्तर में कार्य करती है। क्या? मन, बुद्धि और चित्त। मन जहां पर विचार और भावनाएं केंद्रित होते हैं, बुद्धि जो विवेक और निर्णय करने की क्षमता है, और चित्त यानी स्मृति, स्मृति या संस्कार, जहां पर आपके जो अनुभव हैं वो दर्ज होते हैं। इसमें स्मृति हम उसे कहते हैं जिन अनुभवों को आप याद कर पाते हैं, जो आपको रिकॉल हो जाए वो स्मृति है। और अनुभव हमेशा दर्ज होते रहते हैं, कुछ रिकॉल होते हैं, कुछ रिकॉल नहीं होते हैं। तो चित्त में दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, जो अनुभव आपको रिकॉल हो जाए उन्हें स्मृति कहते हैं। हिंदी में दोनों शब्दों का अलग अर्थ होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड प्रयोग होता है, मेमोरी, बट हिंदी में चित्त और स्मृति दोनों अलग अलग शब्द है। मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में इस पर बात की है। चित्त और स्मृति जो शब्द है इनमें अंतर है हिंदी की अवधारणा में, कि चित्त का मतलब है आपकी जितनी भी स्मृतियां हैं, चाहे वो आपको रिकॉल होती हैं या रिकॉल नहीं होती हैं, वो सब कहां पर सुरक्षित है? चित्त में। और जिन्हें आप रिकॉल कर पाते हैं उन्हें हम स्मृतियां कहते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। तो शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य इन तीनों को संतुलित करना है, मन बुद्धि और चित्त को संतुलित करना है, शिक्षा का कार्य माना गया है। और इनको संतुलित कैसे किया जाएगा? ध्यान, योग और चिंतन आदि के द्वारा आप अपने जो है मन बुद्धि और चित्त को संतुलित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन का विकास होता है और आत्मनियंत्रण को सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान, योग और चिंतन से क्या कर सकते हैं? एकाग्रता का विकास। भावनात्मक संतुलन क्या है? यानी इमोशनल कंट्रोल या इमोशंस पर कंट्रोल, है ना, इमोशन को कंट्रोल करना। और इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धि की बहुत बात होती है आजकल, कि व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सही ढंग से प्रकट करने की कला, ये भावनात्मक संतुलन के विकास में आती है। और आत्मनियंत्रण को सुदृढ़ करना यानी सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं। और इसका विकास भी कैसे होगा? ध्यान, योग और चिंतन के द्वारा सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण करना। ये छोटे बच्चे करते हैं, बाजार में कहीं जा रहे हैं और खिलौनों की दुकान देखी तो फिर वहीं पर जो है हाथ पैर पटकने लगते हैं। तो क्या है, बच्चा वहां पर अपनी भावनाओं को और अपने जो भावनाओं को प्रकट करने का तरीका है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जैसे जैसे उसके मानसिक स्तर का और भावनात्मक स्तर का विकास होता है, फिर आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो जब बच्चे अपने क्रियाओं का चिंतन करते हैं और जैसे जैसे उनके मानसिक स्तर का विकास होता है तो उनके अपने ऊपर उनका आत्मनियंत्रण भी बढ़ता है। और इसी को हम कहते हैं कि उनका भावनात्मक नियंत्रण भी बच्चों के अपने ऊपर उनका बढ़ गया है। ठीक है, और ये उम्र के साथ आपने देखा होगा सभी बच्चों में लगभग ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो मन बुद्धि और चित्त का संतुलित विकास जो है वो शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तभी जो है बालक अपने आगे के जीवन में अपने मानसिक स्तर और भावनात्मक स्तर का, या जिसे मैं कहूं कि मनोमय कोश का, अगर हम पंचकोशीय विकास की अवधारणा से इसकी बात करें तो बालक के मनोमय कोश का सही ढंग से विकास होगा, तो बालक का जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो संतुलित होंगे। अगली बात करते हैं मूल्य और नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है। आत्म की संकल्पना में मूल्य और नैतिकता की शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय दर्शन में नैतिकता पर बहुत बल दिया गया है। यहां तक कि हमारे यहाँ पर शिक्षा जो है वो किसके लिए मानी गई है? मूल्य बोध के लिए शिक्षा। व्यक्ति को समाज के लिए घातक बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति का निर्माण करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जिसको केवल स्वयं से मतलब हो, या फिर कहते हैं ना एक स्वार्थी व्यक्ति, या फिर जो अपने हित को पाने के लिए जिसका कुछ बिगाड़ता हो बिगड़ जाए पर मेरा हित सदना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा क्या होगी? वो नैतिकता के बिना की शिक्षा होगी। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा कथन कहा है, नैतिकता के बिना जो शिक्षा है वो समाज के लिए घातक है। तो उससे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होगा जो समाज को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। अगर व्यक्ति की शिक्षा नैतिकता के बिना की शिक्षा होगी तो उससे जो बालक का जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा और भविष्य में जाकर के जो बालक है वो समाज के लिए क्या होगा? वो घातक हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो धर्म, सत्य, अहिंसा, करुणा और कर्तव्य बोध, या हम कहें नैतिक विकास होना चाहिए। ये भारतीय आत्म की संकल्पना में माना गया है। क्लियर है? तो इसीलिए सिलेबस में क्या चीजें जोड़ी जानी चाहिए? तो शैक्षिक निहितार्थ की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा में ऐसा क्या हो जिससे बालक के मूल्य और नैतिक शिक्षा का जो है वो महत्व बढ़े। तो इसलिए शिक्षा में नैतिक कथाओं को जोड़ा जाए, जैसे पंचतंत्र की कहानियां इत्यादि, जिनसे जो है बच्चे के उसके चरित्र का विकास हो, वो अपने जीवन में कुछ बेहतर सीखे, नैतिकता सीखें और सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, इस तरह के गुणों को वो कहानियों के माध्यम से सीख सकते हैं। साथ ही जीवन प्रसंग यानी उन व्यक्तियों के किस्से, कहानियां बताए जाए, आदर्श व्यक्तियों के जिन्होंने अपने जीवन में उच्च नैतिकता का प्रदर्शन किया। तो जब उच्च नैतिकता के उदाहरण बच्चों के सामने रखे जाएंगे तो वो उनसे भी प्रेरणा लेकर के नैतिक गुण सीख सकते हैं। आदर्श चरित्रों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है। आपने देखा होगा जो नैतिक व्यक्तित्व या इस तरह की जो किताबें सिलेबस में लगाई जाती हैं
उन्हें इसीलिए लगाया जाता है कि बच्चे जो है उनसे प्रेरित हो सकें और अपने जीवन में मूल्यों का, नैतिकता का विकास कर सकें। तो पाठ्यक्रम में इन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। शैक्षिक निहितार्थ हमारा ये हो जाएगा। और साथ ही साथ एक सामाजिक उत्तरदायित्व, जो अभी जो है बहुत कम सिलेबस में आपको देखने को मिलता है, कि बच्चों को इस बात की भी शिक्षा दी जाए कि वो समाज के प्रति उत्तरदायी है। ये सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। और समाज के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब, जैसे हम कह सकते हैं बच्चों को अपने आसपास की सफाई रखना, या आसपास जो है जो गलत वो देखते हैं उसके प्रति सचेत रहना, या उसके ऐसी जो चीजें हैं इनके बारे में कि वो अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखें, अपने समाज में जो है कोई अनैतिक कृत्य ना करें। तो ये भी किसमें आता है? सामाजिक उत्तरदायित्व में आता है। और ये भी शिक्षा में शामिल होना चाहिए, जो अभी तक आप देखेंगे तो बहुत कम जो है कि देखने को मिलता है कि इस तरह की शिक्षा जो है वो बच्चों को शुरू से नहीं दी जाती है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व को शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, यही भारतीय आत्मिक संकल्पना में भी कहा गया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। यहां तक की चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत ज्यादा कविता कहानी में नहीं जाएंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है अनुभवात्मक और जीवन उपयोगी शिक्षा। तो भारतीय आत्म की संकल्पना को हम शिक्षा में कैसे लाएं? तो उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा जो है जीवन के लिए उपयोगी हो, यानी ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्ति के काम आए। आजकल इस पर बहुत बात होती है कि हम जो है उन तथ्यों को तो पढ़ा रहे हैं जिन तथ्यों का प्रयोग विज्ञान में या गणित में या ऐसे विषयों में उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत रील्स बनती हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मेरे जीवन में क्या काम आएगा। वैसे काम तो आएगा, पहली बात तो मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो इस तरह का गणित का या विज्ञान की बड़ी अवधारणाओं का मजाक उड़ाते हैं, कि जीवन में काम जरूर आती हैं। पर हाँ, अगर आप ये कहें कि एक सामान्य आदमी के जीवन में काम नहीं आती है या वो प्रयोग में नहीं लेता है, कुछ लोगों के जिनके काम ऐसे हैं कि वो उन चीजों को अपने काम के में प्रयोग नहीं करते हैं, पर इसलिए इन कॉन्सेप्ट को ना पढ़ाया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है कि हम tan थीटा cos थीटा सिर्फ उनको पढ़ाएंगे कि जिनके काम आएगा। अब ये तो पता नहीं किसके काम आएगा किसके नहीं आएगा, बड़े होकर कोई क्या बनेगा। तो ये सब बकवास की बातें, उस पर नहीं जाते। पर शिक्षा में इन चीजों की अधिकता होनी चाहिए जो जीवन में उपयोग होती हैं। और इसीलिए जो भारतीय शिक्षा थी वो अनुभव को ज्यादा तरजीह देती है, ज्ञान को सर्वोच्च बनाने के लिए अनुभव आधारित शिक्षा पर बल देती है। परंपरागत रूप से जब गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था तो एक परंपरा थी कि जो विद्यार्थी थे वो गुरुकुल में रह करके उन सब चीजों को सीखते थे जो चीजें जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे बच्चे वहां सुबह उठ करके जो है लकड़ी बीन करके लाना या जो अपने दैनिक कार्य हैं वो करते थे। उसके बाद जो है श्रवण मनन नित्याध्यासनम, इसका मतलब क्या है कि सुन करके मनन करके जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ज्यादातर उन बातों को सिखाया जाता था जो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं। तो इस परंपरा में किस पर बल दिया जाता था? अनुभव को। तो अनुभव आधारित शिक्षा दी जाती थी, जहां गुरु अपने अनुभव विद्यार्थियों से साझा करते थे और उन अनुभवों के आधार पर बच्चे अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए प्रेरणा लेकर के शिक्षा सीख लेकर के आगे के अपने जीवन के कार्य करते थे। तो शैक्षिक निहितार्थ में आजकल भी हम देखें तो आज एक बात होती है लर्निंग बाय डूइंग की, करके सीखना। कोई एक्टिविटी या कोई भी कार्य है, जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, बच्चे अगर उन्हें खुद से करते हैं तो वो उनसे आसानी से सीख सकते हैं और वो ये भी जान पाते हैं कि जीवन में कहाँ उपयोग होती हैं। छोटी छोटी एक्टिविटियां लर्निंग बाय डूइंग आपने स्कूल में भी आजकल देखा होगा। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर शिक्षा में हमने इस चीज को कहाँ जोड़ा? जीवन उपयोगी शिक्षा में। जीवन उपयोगी शिक्षा में हमने क्या किया कि आजकल गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना पर बल दिया जाता है। ठीक है, और इसी में आ जाता है आपके प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में भी बच्चा क्या है? करके सीखता है। जो बड़ी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें आप प्रोजेक्ट बना करके उन्हें अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क में शिक्षक भी उनकी सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी उस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका कैसी हो जाती है? मार्गदर्शक की भूमिका हो जाती है और बच्चे खुद से करके क्रियाएं को, जो संकल्पनाएं हैं उन्हें सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। समाज से जुड़ी हुई गतिविधियां, यानी शिक्षा में उन सब चीजों को शामिल किया जाए जो उनके जीवन में उपयोगी है या समाज के लिए उपयोगी है। जैसे स्वच्छता, टॉपिक ले लेते हैं स्वच्छता। अब स्वच्छता के बारे में सिखाना, समझाना और साथ ही साथ अगर हम कोई एक्टिविटी ऐसी करें कि आसपास के सफाई का थोड़ा सा अभियान चला करके बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, तो ये कैसी गतिविधि होगी? समाज से जुड़ी गतिविधि होगी और बच्चों के जीवन में उपयोग में आने वाली और समाज के उपयोग में आने वाली गतिविधि भी होगी और हमने स्वच्छता के बारे में बच्चों को सिखा भी दिया। तो यानी इस तरह से शिक्षा दी जाए जो उनके जीवन में उपयोगी हो और समाज से जुड़ी हुई हो। समस्या समाधान आधारित शिक्षा।
समस्या समाधान आधारित शिक्षा यानी जो समस्याएं हैं आसपास में हैं या बच्चे के जीवन से जुड़ी हैं या बच्चा जिन चीजों को अपने आसपास में देखता है। मान लो मुझे गणित ही पढ़ाना है और बच्चों को जोड़ घटा सिखाना है। अब जोड़ घटा सिखाना है तो मैं बोर्ड पर लिख करके सिखाऊं कि 5 और 10 जोड़ो, या फिर ऐसा करते हैं कि बच्चे को किसी सामान लेने दुकान पर भेज दें और फिर उससे सामान का हिसाब लगवाएं कि आपने चलो एक कॉपी ली, एक किताब ली, है ना, और एक पेन लिया। अभी कॉपी कितने की आई? 10 की आई। पेन कितने का आया? 5 का आया। आपने एक रबड़ ली, कितने की आई? 2 की आई। अब कुल कितने रुपए हुए? तो बच्चा साथ साथ ये जान रहा है कि जो मैं जोड़ सीख रहा हूं वो मेरे जीवन में काम आने वाली गतिविधि है। और जब उसके दिमाग में ये सेंस जाता है कि ये समस्या का समाधान तो मैं कर रहा हूं पर ये जीवन में काम भी आएगा, तो वो उसको अच्छे ढंग से आत्मसात करेगा और उसको अच्छे ढंग से सीखेगा, क्योंकि उसे साथ ही साथ ये आभास हो रहा है कि जीवन में काम आने वाली क्रिया हम यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा दुकान पर तो हर रोज जाता है, सामान लाता है, हिसाब करता है, पर जब उसे ये लगेगा कि जो स्कूल में मुझे जोड़ घटाने गुणा भाग पढ़ाए जा रहे हैं वो भी मेरे हिसाब करने के कौशल को बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें रुचिपूर्ण तरीके से सीखेगा, समझेगा। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा हो, समस्या आधारित शिक्षा हो, जीवन उपयोगी शिक्षा हो। तो जीवन से जुड़ी जो शिक्षा है वो व्यक्ति को व्यवहार में भी काम आती है, व्यवहारिक बनाती है। ठीक है, तो शिक्षा जीवन से जुड़ी हो, व्यवहारिक हो, यही इस बात का पूरा निहितार्थ है। तो ये बात हमें समझ में आई कि जीवन उपयोगी शिक्षा आत्म की संकल्पना से क्यों जुड़ी है और इस शिक्षा से क्यों जुड़ी है, ये बात क्लियर हो गई। अब भारतीय आत्म की संकल्पना के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? मन, बुद्धि और चित्त के विकास में शिक्षक क्या करे, ये हमें समझना है। भाई मन, बुद्धि और चित्त का विकास हमने पढ़ा था, तो शिक्षक यहाँ पर क्या हो सकता है? शिक्षक मार्गदर्शक भी हो सकता है बच्चे को जीवन उपयोगी शिक्षा के लिए, अनुभवों शिक्षा के लिए। शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक की भूमिका में भी है। विषय विशेषज्ञ ही नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता हो ये जरूरी नहीं है, या हो उससे भी कोई फर्क नहीं है, पर साथ ही साथ वो बच्चों को सही मार्गदर्शक के रूप में हो, सही दिशा दिखाए ताकि बच्चे खुद से करके सीख सके, चीजों को, गतिविधियों को करके भी सीख सके। और शिक्षक को आज के समय में बालक का चरित्र निर्माता भी होना चाहिए, क्योंकि आत्म की संकल्पना में जब हम बात करते हैं कि बालक के मन का विकास, भावनात्मक विकास, या आनंदमय कोश का विकास, या प्राणमय कोश का विकास, या मनोमय कोश का विकास, तो सभी कोशों का विकास कब होगा? जब बालक के चरित्र का विकास होगा, बालक में नैतिकता का विकास होगा, मूल्यबोध का विकास होगा। और चरित्र का विकास जब होगा जब शिक्षक खुद चरित्रवान हो, या उन मूल्यों को जानता हो, या उन मूल्यों की प्रेरणा देने में सक्षम हो, या उन मूल्यों पर आधारित कहानियां ये सब सिखाए, एक्टिविटियां कराए। और शिक्षक को आदर्श व्यक्तित्व माना गया है भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में शिक्षक क्या है? प्रेरणा का स्रोत है। बच्चे अपने शिक्षकों को देख करके सीखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने आसपास, अपने स्कूलों में भी, कि कुछ बच्चे जरूर कुछ ना कुछ शिक्षकों को फॉलो करते हैं, उनके व्यवहार को भी वो पकड़ते हैं और उस तरह से करते हैं। तो शिक्षक जो है वो भारतीय परंपरा में विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व है, प्रेरणा का स्रोत है। और इसीलिए शिक्षक को जो है मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में होना चाहिए। ये इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। गुरु शिष्य परंपरा में भी हम देखें तो शिक्षक को आचार्य देवो भव, ये जो श्लोक है इसमें भी कहा गया है कि जो गुरु है वो देव के समान है, भगवान के समान है, देवता के समान है, और जो बालक है वो शिक्षक का आचरण का अनुसरण करते हैं। तो शिक्षक स्वयं के आचरण से एक तरह से बच्चों को शिक्षा देता है, प्रेरित करता है। तो बच्चे को शिक्षा देने की जो परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का आचरण जो है वो अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि शिक्षक का आचरण विद्यार्थियों के आत्मविकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। उनके आचरण के विकास में, उनके मूल्यों के विकास में शिक्षक के आचरण का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए शिक्षक की भूमिका भी भारतीय आत्म की संकल्पना में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। ये सब चीजें आप लिख लेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। अब भारतीय आत्म की संकल्पना के शैक्षिक निहितार्थ में हम देखें तो बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा। शिक्षक आत्म की संकल्पना में मन, बुद्धि और चित्त के विकास की बात की जाती है, और मन, बुद्धि और चित्त का विकास किसका करना है? बालक का करना है। तो शिक्षा भी कैसी हो? बालक पर केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, सभी के लिए शिक्षा हो, और ऐसी शिक्षा हो जो सभी को जो है वो सुलभ और एक समान तरीके से सभी को शिक्षा से जोड़ा जा सके। एक समान शिक्षा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, समता की बात हो रही है, यानी हर स्तर के बालक को शिक्षा से जोड़ा जा सके और उसके अनुरूप शिक्षा हो सके। बाल केंद्रित शिक्षा सब बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा की बात नहीं है, सब बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षा की बात है।
समावेशी शिक्षा तभी होगी जब सभी बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षा होगी, बालक पर केंद्रित करते हुए सभी बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षा। कुछ बच्चों का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है, उसको भी जो है एक शिक्षक को कक्षा में कैटर करना होता है, तभी उसकी जो कक्षा है वो समावेशी कक्षा हो सकती है। यानी वो निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के बच्चे को एक साथ ला सके और उनको सबको समझा सके, किसी को गतिविधि के द्वारा, किसी को व्याख्या के द्वारा, किसी को जो है अलग अलग विधियों के द्वारा, और उन सबको जो है वो समझा सके, उन्हें अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए अलग अलग कई विधियों का प्रयोग करके हम सभी को एक समान स्तर पर ला सकते हैं, और तभी जो है वो समावेशी शिक्षा सही मायने में होगी। तो भारतीय आत्म की संकल्पना भी ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, दिव्यता होती है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और उसी को हमें देखना चाहिए, और हमें सभी की तरफ जो है ये भाव रखना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुखी हों, सभी बेहतर हों, सभी का विकास हो। तो अगर ये भावना होगी, यही भावना एक शिक्षक को कक्षा के अंदर रखनी चाहिए कि सभी बच्चों का विकास हो, सभी बच्चे सीख सकें, और सभी को जो है हम शिक्षा से जोड़ सकें और उन्हें उस ट्रैक पर ला सकें जिस ट्रैक पर हम उच्च स्तर के बच्चे को ला रहे हैं, उसी स्तर पर हमें निम्न स्तर के बच्चे को भी लाना चाहिए। तो भारतीय आत्म संकल्पना के शैक्षणिक निहितार्थ ये भी है। तो शिक्षा ऐसी हो जो बालक की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार हो। ये बात सब आप जानते ही हैं, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लंबा नहीं खींचते हैं। और सभी वर्गों, लिंग और क्षमताओं के लिए समान अवसर दे। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्तर के बालक हैं, उनको हम समान अवसर दें और उन्हें फिर सबके स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास करें। इसमें जो है वर्ग, लिंग, धर्म, जाति के विभेद नहीं होने चाहिए, किसी का विभेद ना करते हुए सभी को समान अवसर दे, और ऐसा वातावरण कक्षा का, विद्यालय का हो जो सभी को सहज लगे, सभी वर्गों का, सभी लिंग क्षमताओं के बालकों का वो सहज रूप से उसमें शिक्षा बालक प्राप्त कर सके। तो ऐसे समावेशी वातावरण का निर्माण करना चाहिए, और यही भारतीय आत्म संकल्पना भी कहती है। उसके बाद जब हम बात करें आत्मज्ञान और आत्म अनुशासन की, तो आत्मज्ञान है क्या? आत्मज्ञान है अपने स्वयं के बारे में जानना। अब स्वयं के बारे में व्यक्ति को क्या जानना है, स्वयं के बारे में क्या जानना चाहिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आर माय ड्यूटीज, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2-3 चीजें ही जाननी चाहिए। और जब व्यक्ति ये जानेगा अपने बारे में, खुद के बारे में, कि उसके क्या कर्तव्य हैं और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वही उसमें क्या विकसित करेगा? आत्मनियंत्रण का गुण। आत्मनियंत्रण का गुण विकसित किससे होता है? आत्मज्ञान से, खुद के बारे में जानने से। अपनी कमजोरियों को और अपने मजबूत पक्षों को जानने से आत्मज्ञान होता है, और इससे जीवन में संतुलन भी स्थापित होता है, जिससे आप ये जान सकें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तभी एक व्यक्ति के जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण भी स्थापित होता है, वो सीखता है। और व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि उसके क्या कर्तव्य हैं और वो क्या, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी व्यक्ति को जानना चाहिए। तो अब ये जानेगा कैसे? आत्मज्ञान होता कैसे है? आत्मज्ञान होता है चिंतन के द्वारा, या आत्मचिंतन के द्वारा कहें। खुद के बारे में थोड़ा एकांत में समय निकाल करके सोचें अपने एक्टिविटीज के बारे में कि आप क्या करते हैं, क्या होता है, उस कैसे होता है। तो अपने बारे में जब आप खुद एकांत में बैठ करके चिंतन और मनन करेंगे, तो आप अपने कर्तव्यों को, अपने आप को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। और इसके लिए भारतीय दर्शन में योग, ध्यान के अभ्यास को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा आप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, और इससे जो है व्यक्ति के अंदर एक आत्म अनुशासन विकसित होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, इसको हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है? योग, ध्यान और नैतिक अभ्यास से सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है, जो शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य भी है। आत्म अनुशासन का विकास और आत्मज्ञान का विकास, ये शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि जो भारतीय आत्म की संकल्पना है, ये आज की एजुकेशन से कैसे जुड़े। आज की जो शिक्षा है वो कौशल आधारित शिक्षा है, व्यवसाय आधारित शिक्षा है। आज जो शिक्षा दी जाती है या दी जा रही है वो व्यवसाय के उद्देश्य से दी जा रही है। तो आधुनिक शिक्षा में अगर सिर्फ हम कौशल को, ज्ञान को और व्यवसाय को ही प्राथमिकता देंगे, तो ये व्यक्ति का समग्र विकास करने में फिर सहायक नहीं होगी। इसीलिए जो भारतीय आत्म की संकल्पना है, इसको शिक्षा के साथ इस तरह से जोड़ा जाए कि ये आधुनिक शिक्षा के विरोध में नहीं, बल्कि पूरक में, या हम कहें सहायक में, बालक के संपूर्ण और समग्र विकास में सहायक बने। शिक्षा व्यवसाय के लिए दी जा रही है, दी जाएगी और दी जाती रही है,
ये बहुत आवश्यक है कि बालक का कौशल का विकास हो, तकनीकी विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ये भी आवश्यक है। जो आज की शिक्षा के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये भी मैं कहूंगा अति आवश्यक है आज के समाज में। व्यवसाय की शिक्षा कह सकते हैं इसको हम। पर इसके साथ साथ शिक्षा में जो आत्म की संकल्पना से जुड़े हुए मूल्य हैं, नैतिकता के मूल्य हैं, चाहे आत्मबोध है या हम कहें आत्मज्ञान है, आत्म अनुशासन है, तो इन सब चीजों को भी शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए और ये शिक्षा में बाधक नहीं, सहायक बने। ये बालक की शिक्षा में सहायक के रूप में हो, पूरक के रूप में हो। तो आधुनिक जो आत्म की शिक्षा है, आधुनिक जो शिक्षा है, वो भारतीय आत्म की संकल्पना के साथ जुड़ करके जो व्यक्ति का विकास है, उसको समग्र विकास के रास्ते पर या समग्र विकास के लिए शिक्षा पाने में सफल हो सकती है, सहायक हो सकती है भारतीय आत्म की संकल्पना, ऐसा माना गया है। और इसीलिए आजकल जो तकनीक की आधारित शिक्षा है, व्यवसाय आधारित शिक्षा है, इसको हम किससे जोड़ते हैं? भारतीय आत्म की संकल्पना से जोड़ते हैं, क्योंकि शिक्षा मानव के लिए है और मानव कोई रोबोट नहीं है जिसे सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाएं या सिर्फ कमांड द्वारा चलाएं। वो एक इमोशंस का पुतला भी है, भावनाओं का पुतला भी है, कह सकते हैं। और भावनाओं का पुतला अगर व्यक्ति है तो उसको भावनाओं पर नियंत्रण करना भी सीखना होगा, और भावनाओं का नियंत्रण तो व्यवसाय की शिक्षा से तो नहीं आएगा। जो व्यवसाय की शिक्षा है वो भावनाओं पर नियंत्रण तो नहीं सिखाएगी। तो इसलिए मानवीय मूल्यों का विकास के लिए जो शिक्षा है वह भी शिक्षा से जोड़ी जानी चाहिए, चाहे मूल्य बोध की शिक्षा हो, चाहे आत्मज्ञान की हो, चाहे आत्मबोध की हो, नैतिक शिक्षा हो, इसे भी शिक्षा से जोड़ना चाहिए। तो मानवीय विकास हो, सतत विकास हो, और ऐसा विकास हो जो व्यवसाय की शिक्षा के साथ साथ मानवीय पहलुओं से भी जुड़ा हो। इसलिए जो है भारतीय आत्म की संकल्पना को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं चीजों पर बात की कि कैसे हम ध्यान, योग या अध्यात्म के विकास से बालक के मन, चित्त, चरित्र का विकास करें, बुद्धि का विकास करें, और जिससे बालक का जो है समग्र विकास हो। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। बालक के समग्र विकास के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। तो इस चैप्टर में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अब जो चैप्टर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे की क्लासेस में जो इसके हैं आपके करीब 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 चैप्टर्स हैं, 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेंगे। कहीं पर भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, एक बार लाइक कर दें सभी वीडियो को, और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।